नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो स्टैटिस्टिक्स का है, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा को और डिटेल्स में जानेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, पीपीटीज बनाते हैं, स्टडी करते हैं, उन सभी मटेरियल्स को रिकॉर्ड करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स में है, बीबीए, एमबीए। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। ये वीडियो उन लोगों के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज का मेरे वीडियो की तरफ। और आज के इस वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग बात करें कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सैम्पलिंग मेथड और टेक्निक के बारे में। उसके बाद जानेंगे प्रोबेबिलिटी और उसके टाइप्स के बारे में। और आखिर में जानेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी और उसके टाइप्स के बारे में। तो शुरू करते हैं मीनिंग से। मीनिंग किसका? सैम्पलिंग मेथड का। सैम्पलिंग मेथड का मीनिंग समझने से पहले हम लोग सेंसस मेथड भी समझते हैं, जो कलेक्शन ऑफ डेटा का दो पार्ट होता है, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। सेंसस क्या होता है, जो गवर्नमेंट यूज़ करते हैं। और सेंसस में होता क्या है, उसके अंदर हम लोग जनगणना जो होता है वो करते हैं। जनगणना बहुत बड़े पैमाने में होता है, जिसको करने का क्षमता सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता है। जनगणना पूरे देश में किया जाता है, हर 10 साल के अंदर होता है। तो ये सारा चीज़ होता है, जिसके अंदर हम लोग को पॉपुलेशन कैलकुलेट करना होता है। या फिर अगर किसी स्कूल के बारे में बात करें तो स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या फीडबैक है, ये सारा जानना होता है। एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलेशन का गिनती करना, काउंट करना, ये होता है सेंसेक्स। और ये एक बड़े पैमाने पे होता है, इसके बहुत सारे अलग अलग टीम होते हैं, ऐसा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में या फिर सैम्पलिंग मेथड के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम लोग को सैम्पलिंग से ही समझ में आ रहा है कि सैम्पलिंग एक तरह का सैंपल होता है, जहाँ पे हम लोग को उस पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा निकाल कर हम लोग को बताया जाता है, बताना पड़ता है कि इस जगह पे इतने लोग रहते हैं, उस जगह पे उतने लोग रहते हैं, हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। इसी हिसाब से हम लोग जो जानते हैं कि हमारा देश का जो जो लिटरेसी रेट है कैसे पता चलता है, हमारे देश में एवरेज सैलरी किसका होता है, इनकम कितना है एवरेज, ये सारा चीज़ पता चलता है हम लोग को स्टैटिस्टिक्स के बेस पे, सैम्पलिंग मेथड के बेस पे। लेकिन उसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंसस का और सैम्पलिंग मेथड का छोटा छोटा डेफिनेशन को पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। अ सेंसस मेथड इज दैट प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल लिस्ट where all members of a population are analyzed. The population relates to the set of all observation under concern. For instance, if you want to carry out a study of find out students' feedback about the amenities of your school, then all students of your school would form a component of the population for your study. तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सेंसेक्स मेथड एक प्रोसेस होता है स्टैटिस्टिकल लिस्ट का, जहाँ पे सारे मेंबर्स जो होते हैं पॉपुलेशन का एनालाइज करते हैं और उस पॉपुलेशन को किससे रिलेट करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके अंदर वो उनके अंदर कंसर्न किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी बच्चों के समूह को ले जो पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनसे उनके स्कूल के बारे में फीडबैक मांगते हैं, तो वो लोग उसी हिसाब से बताते कि उस स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, उस स्कूल के अंदर क्या चीज़ है, क्या चेंजेस है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारा चीज़। तो ये होता है सेंसस मेथड। और वही चीज़ अगर हम लोग सैम्पलिंग मेथड में देखें तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, इन स्टैटिस्टिक्स द सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग टेक्निक इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन by gathering information and analyzing the data. It is the basis of the data where the sample space is
एनमरस। ये एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग टेक्निक का प्रोसेस होता है, जहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर हम लोग पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, जहाँ ये जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है वो एक गैदरिंग से मिलता है। उस गैदरिंग से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उन डेटा को एनालाइज करते हैं और उसी डेटा के बेसिस पे हम लोग सैम्पल स्पेस ऑफ एनमरस निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, कि इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो टाइप्स देखे हैं। पहला टाइप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के टाइप्स होते हैं, सैम्पलिंग के भी अंदर और नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के भी अंदर। तो हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी से। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोग अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूटिलाइज सम फॉर्म ऑफ रैंडम सिलेक्शन। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या करता है? वो यूटिलाइज करता है रैंडम सिलेक्शन से। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से रैंडम सिलेक्शन कर लिया लोगों का, वहाँ से यूटिलाइज करता है। In this method, all the eligible individual have a chance to selecting the sample from the whole sample space। और इस मेथड के अंदर हर एक इंडिविजुअल का एक चांस बनता है और वो एलिजिबल होता है कि उसको कोई भी एक सैंपल को सिलेक्ट करने पड़ सकता है। एक उसके सामने 10-15 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप में 15 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 15 लोग हैं, तीसरे ग्रुप में 15 लोग हैं, और उसमें से किसी हर एक बंदे का होता है कि वो कौन सा ग्रुप चूज़ करेगा। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। दिस मेथड इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव दैन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। किसके अपेक्षा? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की अपेक्षा। वो उस जगह पे अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग को समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या चेंजेस होता है और क्या अंतर होता है। इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है? द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट इट गारंटीज द सैम्पल दैट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसका एक ही गारंटी होता है कि हम लोग जो भी डेटा लेकर आ रहे हैं और जो भी डेटा हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो 100% सही है। ये इसका गारंटी होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स कितने होते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे फोटो में 4 देख रहे हैं, तो 4 हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग बहुत ही यूनिक सा चैप्टर है, बहुत यूनिक सा टॉपिक है। आप लोग अगर बहुत पुराने बुक्स को यूज़ कर रहे हो तो शायद ही मिलेगा, और रिसेंट नए बुक्स में अच्छे बुक्स अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेगा, वरना आपको ये पॉइंट सब जगह नहीं मिलता है। और अगर आप गूगल में किसी ई बुक को डाउनलोड करते हो तो आपको वहाँ पे मिल सकता है। बाकी आपको कहीं से कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे पढ़िएगा। लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स अलोंग द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हियर इन डिटेल्स। ये डिटेल्स में इन सभी मेथड्स को हम लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले मेथड को समझेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि हम लोग को नाम से समझ में आ रहा है सिंपल रैंडम, कि रैंडमली किसी भी एक लाइन में कुछ बच्चे खड़े हैं और उस लाइन में से रैंडमली किसी भी बच्चों को चूज़ कर लिया जाए, उसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। रैंडमली अगर हमें कहा गया कि एक लाइन में 10 बच्चे और आपको किसी 5 को चुनना है, तो आप उस तरीके से चूज़ करोगे कि चलो 2 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 6 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 10 नंबर, इस तरीके से। तो आप रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लिए। तो ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आप इसका डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हो, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लो और इसे पढ़ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपको
एक सीरीज़ में लोग दे दिए गए हैं। उस लोग के अंदर आपको कहा गया है कि आपको बस 15 बच्चे चूज़ करने हैं और 300 बच्चे के अंदर। तो आप उस हिसाब से चूज़ करोगे, पहले 5, फिर 5 वाला के बाद में 10वां नंबर, फिर 10वां के बाद फिर 15 नंबर। इस तरीके से आप 300 बच्चे सेलेक्ट करोगे या फिर 300 बच्चों में 15 बच्चों को सिलेक्ट करोगे। ये होता है सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के हिसाब से आपको लोगों को सिलेक्ट करना होता है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है? इन द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप। एक टोटल पॉपुलेशन है मान लीजिए, उसमें से आपको एक छोटा सा ग्रुप बनाने को दिया गया है। ऐसा भी नहीं कि जैसे करोड़ों का जनसंख्या है हमारे पास हमारे देश में, और उसमें से आपको जब ग्रुप बनाना है तो आप 10 लोग का तो ग्रुप नहीं बनाओगे, आप कम से कम उस ग्रुप के अंदर लाखों लोग होने चाहिए, तब जाके आप करोड़ों का सैम्पलिंग निकाल पाओगे कि चलो अच्छा इसके अंदर इतना रिकॉर्ड हो सकता है, उतना आप डेटा लेकर आ सकते हो, इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हो। तो आपको ग्रुप भी ऐसे बनाने पड़ेंगे जैसे कि आपको नीचे एग्जाम्पल में पढ़ने को मिल रहा होगा। देर आर 3 बैग्स A, B एंड C each with different balls. Bag A has 50 balls, bag B has 10 balls, bag C has 200 balls. We have to choose a sample of balls from each bag proportionally. Suppose 5 balls from A, 10 balls from B, 20 balls from C. तो आपको अलग अलग ग्रुप दे दिया गया, उस ग्रुप में से आपको कुछ बॉल्स कुछ लोगों को चूज़ करने हैं। ग्रुप ए से आप 5 लोग को चूज़ कर लो, ग्रुप 2 से 10 लोग, ग्रुप 3 से 20 लोग को, इस तरीके से। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब हम लोग समझते हैं क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। ये टॉपिक अच्छे से समझिएगा। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में क्या होता है? एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ 10 ब्रांचेस। मान लीजिए आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो और आपका खुद का 10 अलग अलग ब्रांच है। अब आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे प्रिंसिपल हो, तो आप सोच रहे हो कि मैं अपने दूसरे डिफरेंट ब्रांच से भी सारा फीडबैक वगैरह लूँ कि कितने बच्चे हैं, क्या है वहाँ पे, कैसा चल रहा है, या एक तरह से डेटा कलेक्ट करने की सोच रहे हो। लेकिन आपका क्या है कि आप एक टाइम पे सारे ब्रांचेस में नहीं जा सकते क्योंकि आपको और भी बहुत सारे काम हैं। तो आप क्या करोगे, आपको आपके जो नियर बाई ब्रांचेस हैं वहाँ से आप कांटेक्ट कर लोगे कि मुझे बताओ ये सारा चीज़ें क्या है नहीं है, और वहाँ से जो डेटा आया आप उसी बेसिस पे बाकी आपके जो ब्रांचेस है उन पे काम कर लोगे, उनका इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे। इसी तरीके से एजम्पशन करके कि अच्छा यहाँ पे ऐसा है तो वहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा, ये है वो है। तो इस तरीके से काम होता है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। The non-probability sampling method is a technique in which the researcher selects the sample based on subjective judgment rather than the random selection. In this method, not all the members of the population have a chance to participate in the study. इसके अंदर क्या होता है, ये कौन सा मेथड को यूज़ करता है? ये जजमेंट मेथड को यूज़ करता है रैंडम सिलेक्शन के बजाय। जजमेंट में आपको जज करना पड़ता है कि अच्छा ये आदमी सही है, अच्छा वो आदमी सही है, मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, वो आदमी अच्छा है उसे सिलेक्ट करता हूँ, ऐसा। और इसमें संभावना कम होता है, इसमें अनुमान कम होता है कि वो सही आंसर दे पाएगा या फिर उसका जो डेटा है वो सही बता पाएगा। इसके अंदर यही बस एक खामी होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स कितने सारे होते हैं, तो इसके भी हम लोग 4 टाइप्स देख सकते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप आ जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है? इन रिसर्चिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस इन ए पर्टिकुलर रीजन वी आस्क फॉर फ्यू कस्टमर टू कंप्लीट अ सर्वे ऑन द प्रोडक्ट्स आफ्टर द परचेज। आप कई बार ऐसे मॉल में जाते हो, मॉल में जाने के बाद आप कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हो, किसी अच्छे ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वहाँ पे कभी कभार आपको बोला जाता है शॉपकीपर के थ्रू कि सर आप हमारे इस प्रोडक्ट पे फीडबैक दे दीजिए। तो आप लोग वहाँ पे जाके फीडबैक देते हो, तो उस हिसाब से भी एक सर्वे के दौरान आपसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट बेच रहा है और उस प्रोडक्ट का फीडबैक आपसे ले रहा है, तो वो डेटा आपसे ले रहा है, तो वो होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कि वो डेटा 10 लोगों ने दिया, 100 लोगों ने उस दुकान में एंट्री किया और 10 लोगों ने वो डेटा का
डेटा बताया कि ऐसा है, इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो ये होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फिर आता है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इस ग्रुप का कटअप इतना है, उस ग्रुप का कटअप इतना है। जैसे कि हम लोग कास्ट के बारे में बात करें, ओबीसी, एससी, जनरल, इन सभी का एग्ज़ाम का कटअप ज़्यादा होता है। तो ये होता है कोटा बेसिस कि इस ग्रुप के बच्चों को हमको चाहिए डेटा, इस ग्रुप के बच्चे का डेटा चाहिए, उस ग्रुप का बच्चा का डेटा चाहिए, या फिर उस ग्रुप में इतने लोग होने चाहिए, उस ग्रुप में उतने लोग होना चाहिए, ये सारा चीज़। तो ये होता है कोटा सैम्पलिंग। होप आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे और इसे अच्छे से पढ़ोगे, और नहीं भी पढ़ रहे हो तो आप लोग वीडियो को रोक कर इसके डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये तो स्क्रीन में आपको विजिबल दिख भी रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन अगर आप लिख दोगे तो आपका 2 नंबर और 5 नंबर, और अगर 10 मार्क्स के ये सवाल में आते हैं तो आपका 10 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 100% पूछा जाता है, ये इस चैप्टर से सवाल, इस टॉपिक से सवाल। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परपोजिव और जजमेंटल सैम्पलिंग के बारे में। तो जजमेंटल सैम्पलिंग से हम लोग को समझ में आ गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे कुछ लोगों को हायर पोजीशन देना है। तो वहाँ पे वो जज करके, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है वो जज कर लेगा कि मुझे ये बंदा मैनेजर के पोस्ट के लिए सही लग रहा है, वो बंदा उस मैनेजर के लिए सही लग रहा है, वो बंदा दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर के लिए सही लग रहा है। तो ये होता है जजमेंटल सैम्पलिंग। ये कहीं भी होता है, हर फील्ड में होता है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं करता है, यहाँ पे हर चीज़, ये सारा चीज़ का यूज़ होता है। ये सैम्पलिंग का हर एक फील्ड में आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है। फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग देखिए, आज के टाइम पे हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो हो रहा है, कि आप 3 लोगों को ऐड करो, उन्हें कहो उन 3 लोगों को ऐड करे, फिर उन 3 लोगों को कहो कि आप किसी 3 लोगों को ऐड करें। तो ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है कि आप 3 लोगों का इन्फॉर्मेशन लिए, फिर उन 3 लोगों को बोल दिए कि और बाकी तुम जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, और उन्हें भी कहो और आगे देने। और आप लोग एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म या गूगल फॉर्म दे दिए, अब उस गूगल फॉर्म को वो फॉरवर्ड किए जा रहा है और वहाँ से डेटा आप कलेक्ट किए जा रहे हो। तो आप क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह बैठा हुआ है और वो सारा इन्फॉर्मेशन एक बार में उसके पास आ जा रहा है। तो ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।